नमस्कार दोस्तों। अगर आप हायर स्टडी कर रहे हैं, एमटेक या पीएचडी स्कॉलर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एकेडमिक से इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या फिर मन में कोई डाउट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास पर्सनालिटी डॉक्टर निवेदिता बासु, डायरेक्ट फ्रॉम आयरलैंड। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, तो एंड तक आप जरूर देखिएगा। मैं हूं कुमार गौरव, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम आईएससी बैंगलोर, और आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी मेरे यारों के संग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे पीएचडी को टैकल करे और फिर उससे आगे निकले। हाँ, तो लाइक यू मेंशन्ड कि इट्स अ टेस्ट मैच, राइट? सो टेक इट स्लो। मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, मुझे लगता है, एंड काफी लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं, वो है कि हैव अ हॉबी। जैसे कि तुम ये चैनल बनाए एंड यू नो यूर इंटरेक्टिंग विद पीपल। सो डॉक्टर निवेदिता, आज की ज्ञानबाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर निवेदिता, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा मेरे दर्शकों को। So basically, मैं PhD किया IISc से एंड आई स्टार्टेड इन 2012 और फिर मैंने खत्म किया 2018 को। और फिर बाद में मैंने आयरलैंड आया आफ्टर 2018 दिसंबर शायद आयरलैंड आई टू डू पोस्ट डॉक। और फिर एक साल बाद आई जॉइंड इंटेल एज एल एनालिसिस इंजीनियर 2020 जून को। ये है काइंड ऑफ माई करियर। और लाइक माई हॉबीज, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट रनिंग, तो मैं काफी मैराथन वगैरह भागती हूँ। एंड देन आई एम अ ट्रेन्ड माउंटेनियर। तो इंडिया में तो काफी लाइक काफी माउंटेन्स चढ़ती थी। यहाँ पे तो उतना मतलब हाइट का माउंटेन्स नहीं रहता है, बट फिर भी लाइक most weekends I go hiking and like I love to travel, लेकिन अभी तो कोरोना वायरस के कारण कहीं पे जा भी नहीं सकते। तो like 2020 has been bad in terms of travel and hiking and all that. It has mostly been कि घर पे रहो कहीं। सो हम लोग पीछे चलते हैं और आपकी स्कूलिंग बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। या तो मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल के एक छोटे शहर से हूँ एंड लाइक वहाँ पे ही मैंने स्कूल, मतलब एक ही स्कूल में टिल 12th तक मैंने पढ़ाई किया। लाइक 15 years in one school. It was like teachers were like you know friends and parents kind of. और फिर मैंने 10th और 12th एक ही स्कूल से किया था एंड लाइक 10th में मेरा परसेंटेज था अराउंड 90% और 89.75। और 12th में मेरा अराउंड द सेम 88.75 था। तो एक्चुअली मैं जब 12th में थी आई वाजंट सो इंटरेस्टेड टू परस्यू मैथ्स एंड साइंस एंड ऑल दैट। तो मुझे जर्नलिस्ट बनना था, तो मुझे इंग्लिश में ग्रेजुएशन करना था। बट इट सो हैपेंड कि मेरा इंग्लिश मार्क्स कम आया था और मैथ्स और फिजिक्स 90 to 92 था। तो तो my parents were like, so you know like your result kind of shows what is your strength. तो फिर मैं बोला कि okay fine, and then you know it was just like by accident that I started doing graduation in physics. तो फिर मैं CU से BSc physics किया। तो first year like you know it was like I don't like this because I did not want to do this. तो एक साल मतलब सोचते सोचते ही चला गया कि you know should I do physics, should I not do physics. And then फिर first year में मेरा results उतना अच्छा नहीं आया था। And then second, like when I started second year bachelor's की, तो मुझे लगा since I am here, let's focus on this. And then from second year onwards I started developing you know my likeness for physics. और फिर third year में like I was introduced to quantum mechanics and that was kind of a turning point for me. I really loved it. और फिर when it was third year I was like I want to do masters in physics. और फिर I went on to do masters CU से। And then in masters like kind of got introduced to electronics and how you know quantum mechanics plays part in electronics. I was introduced to MOSFETs and all of that and I really liked it. और फिर
मुझे लगा कि ओके कैन आई यूज मॉसफेट्स टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल सिग्नल्स। और फिर इसी क्यूरियोसिटी से मैं सोचा कि बायोसेंसर्स में काम करेंगे एंड द ओनली वे टू डू इट, क्योंकि मॉसफेट लाइक बनाना ऐसे घर पे तुम नहीं बना सकते, राइट? लाइक यू कैन नॉट ओपन अ लैब एंड सो यू नीड बिग लैब्स and all that. So that's why I thought, okay, if I do a PhD, I'll get exposed to, you know, this kind of labs. And PhD में like you get a fellowship, तो ऐसा नहीं है कि you pay for the course, right? तो ये था कि मैं पे भी नहीं करूंगी, मुझे फेलोशिप भी मिलेगा और फिर मुझे ये लैब्स में एक्सपोजर भी मिलेगा. तो that was my sole reason behind doing PhD कि बायोसेंसर्स में काम करेंगे, like खुद के MOSFETs बनाएंगे and then that MOSFET can kind of detect biological signals. ये आइडिया था when I started doing PhD. तो मैं application start किया PhD के लिए. Like I am very proactive कि मतलब खुद सब काम करो, मतलब तो ये था कि Google पे जाओ, सारे प्रोफेसर्स को ढूंढो नेट से कि कौन काम करता है बायोसेंसर्स में, एंड देन आई यूज्ड टू राइट ईमेल्स कि यू नो कि like I used to read about their work and then write, you know, emails to them. तो फिर मतलब तुम 10 जनों को भेजोगे तो 2 जन तो रिप्लाई बैक करेगा. So you know that's how the entire process started. Like काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि कहाँ से PhD करूँ and all that. So that's why I'm giving the details कि you have to be proactive. तुमको खुद को ढूंढना पड़ेगा and you have to know your own interest. और जब हम PhD करने जाते हैं हम मतलब we are nearly 23-24, right? मतलब ऐसे age रहता है हम लोगों का. तो we at least at that point in time we should know कि interest कहाँ पे lie करता है. I'm not saying कि हमको figure out कर लेना चाहिए कि क्या करेंगे PhD के बाद etc. But just have a rough interest कि फिर you know the PhD process gets easier. और फिर मैंने अप्लाई किया और फिर मैंने ब्रीफली IIT बॉम्बे ज्वाइन किया था एंड देन मुझे मतलब वो ग्रुप के लाइक द प्रोफेसर वाज वेरी नाइस बट मुझे ग्रुप के साथ अलाइनमेंट फील नहीं हुआ. मुझे लगा कि ये लोग इतने बायोसेंसर्स में काम नहीं करते हैं. मतलब ही सेड कि हाँ कर लेंगे काम बट आई डोंट थिंक ही वाज लाइक रियली इनटू बायोसेंसर्स. तो फिर I was there for 6 months और फिर मैं IISc ज्वाइन किया in 2012. तो actually February को ज्वाइन किया था, so I was a project assistant. तो काफी लोग ये भी पूछता है कि you know कैसे पता चलेगा कि जो लैब में काम कर रहे हैं that will suit me or not. So there are these positions called project assistant या project associate where you work on a project with a lab. So then you will come to know about the alignment of the lab and whether you know you can be compatible with your supervisor. उनके जो focus है वो तुम्हारे focus है कि नहीं, because these are important things जब तुम PhD pursue करते हो. So I was project assistant for 6 months और फिर मैं join किया as a PhD student 2012 August को. So your department was nanoscience and engineering, right? Center for Nanoscience and Engineering. Yeah. The interesting thing is Center for Nanoscience and Engineering actually PhD start किया था 2011 से, like जब मैं join किया उसके 1 साल पहले से. उसके पहले Sense wasn't a department at all. It was ECE, right? Yes. So ECE का था and then like it started growing so much. मतलब professors ने सोचा कि it should be a separate department. और फिर 2011 से like you could do the PhD from Sense. उसके पहले like you could do the PhD मतलब lab में तुम काम कर सकते हो but the degree will be from ECE करके. Yes. और जब नैनो साइंस का इनॉग्रेशन हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे और मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि IISc का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हाईली फंडेड है. बहुत ज़्यादा फंड्स आते हैं नैनो साइंस डिपार्टमेंट में. हाँ, और मतलब मेरी जो एक्सपीरियंस है वर्किंग अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं एक्चुअली ड्यूरिंग PhD भी एक फेलोशिप था, रामन चरपक फेलोशिप, तो आई अप्लाइड फॉर इट और मैं 6 months पेरिस ENSCP करके इकोल नेशनल सुपेरियर करके बहुत सही इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने 6 month के लिए काम किया. तो एक्चुअली वहाँ के लैब्स एंड देन आयरलैंड के लैब्स एंड फिर मैं थोड़ा कॉन्फ्रेंसेस के लिए इधर उधर भी गई थी. तो आई हैव सीन लैब्स अराउंड
यूरोप एंड इंडिया. तो लाइक great. सेंस का जो लैब है इट्स लाइक ट्रूली वर्ल्ड क्लास. मतलब ये बोलना चाहूंगी कि यू नो पीपल हु आर डूइंग अ PhD और वर्किंग इन सेंस, लाइक दे शुड फील रियली प्राउड कि यू नो Yeah, दे आर वर्क. definitely. क्योंकि मैं एनालॉग डिवाइसेस में आयरलैंड की लाइक आई वाज देयर फॉर 4 to 6 months में एक फेलोशिप में थी. उनके ऑफिस में काम कर रही थी. तो एक बंदे ने एक्चुअली IISc विजिट किया था 2018 को एंड ही विजिटेड सेंस. तो एंड दे हैव लाइक मैन्युफैक्चरिंग लैब्स इन आयरलैंड, लाइक जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है. तो वो बंदा मेरे को बोला कि आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय सेंस का लैब. मतलब जब उसने विजिट किया था सेंस तो लाइक ही वाज टोटली इम्प्रेस्ड कि इतना ऑर्गेनाइज्ड है और मतलब सारे कैरेक्टराइजेशन होता है MNCF में और सारे फैब्रिकेशन प्रोसेसेस है सेंस के NNFC लैब में. तो यू नो इट वाज अ प्राउड मोमेंट कि मतलब जो लोग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करते हैं वो लोग भी इम्प्रेस्ड है सेंस के लैब से. that was great. So आपने PhD कंप्लीट किया IISc से, उसके बाद फिर कैसे आयरलैंड तक पहुंचे आप, और तो इसके बारे में बताइए. हाँ, तो एक्चुअली आफ्टर PhD मेरा ये टारगेट था कि मुझे जॉब करना है बिकॉज like I don't know how many people know, but postdoc is kind of like a semi job, semi degree. And बहुत लोगों को गलत फहमी होता है postdoc के बारे में कि जैसे कि मेरे मम्मी पापा सोचते हैं कि वो PhD के बाद और एक डिग्री है, like you know. तो बहुत सारे confusions रहते हैं postdoc के बारे में, but it's not a degree, it's just a job जो कि परमानेंट नहीं है. सो इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब. तुम कोई लैब में जाते, सो इट्स लाइक कोई लैब में तो मतलब पेपर्स भी जो लिखते हैं मतलब पोस्ट डॉक के वर्क से, तो वो क्या कहते हैं, वो जो PhD होते हैं उस लैब में उनके नाम से लिखते हैं. लाइक कोई लैब में दे डोंट सी देम एज फेलोज एज वेल, लाइक ऐसे सोचते हैं कि जॉब करने आए हैं करके, यू नो. सो इट्स लाइक अ जॉब बट इट्स स्टिल नॉट अ जॉब. तो मतलब जो लोग पोस्ट डॉक कर रहे हैं या सोच रहे हैं पोस्ट डॉक करने के लिए, आई वुड से कि थिंक कि पोस्ट डॉक के बाद क्या करोगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू माइट गेट स्टक इन दैट साइकिल. और फिर स्पेशली इफ यू वांट टू स्विच टू इंडस्ट्री, तो वो लोग एक्चुअली पोस्ट डॉक को एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं करते हैं. And then when your PhD degree is too old, मतलब तुम बहुत postdoc किए 4-5 years, then they don't consider you at all. So it's like your degree is too irrelevant. तो इसलिए like when people are thinking of doing postdoc, they should be very careful कि उनको क्या चाहिए at the end of it, because postdoc is not a solution, it's just a temporary jump pad kind of. तो सो बेसिकली मेरा आइडिया था कि आई डू अ जॉब. तो इंडिया में फर्स्टली बायोसेंसर्स में इंडिया का इंडस्ट्री इतना ऑब्वियसली डेवलप्ड नहीं है. एंड द प्रॉब्लम इज इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स तुम छोटे से लैब में कर सकते हो, राइट? तो देयर आर अ फ्यू प्रोबेबली स्टार्टअप्स या जो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर्स में काम करते हैं. तो but my problem is I had a completely electronics background जहाँ पे तुमको you know fab लगेगा, like you know you need a fab facility to develop my kind of sensors, क्योंकि मेरा like my expertise was on CMOS technology. तो मतलब बायोसेंस एंड देन आई वर्कड ऑन DNA बायोसेंसर्स जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक है. मतलब अभी कोई ऐसे नहीं है बायोसेंसिंग में जो DNA यूज करता है. सारे मतलब either use antibodies या you know. तो DNA सेंसर्स इज नॉट वेरी पॉपुलर क्योंकि वो काफी क्योंकि DNA इतना छोटा सा पार्टिकल है, तो वो काफी you know अनप्रेडिक्टिव हो सकता है. एंड यू नीड अ बायोसेंसर दैट इज वेरी sensitive and specific, right? जो एकदम accurate result दे पाए. But DNA sensors are very specific and accurate, but the problem is they can be very unpredictable. Like और फिर जब fail होता है तो बहुत सारे reasons हो सकता है failure के लिए. तो इसीलिए like people are not into it. So that's why like India में तो job मिलना मुश्किल था, वो मुझे पता था. और बाहर भी like people think कि बाहर बहुत इंडस्ट्री डेवलप्ड है, ऐसा कुछ नहीं है. बायोसेंसिंग में एक्चुअली सारे वर्ल्ड में ही इतना काम नहीं हो रहा है. तो probably because it doesn't generate
as much revenue as say microprocessors या AI. तो इसीलिए बट अभी शायद ये कोरोना वायरस के बाद लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि या वी नीड बायोसेंसर्स करके. Yeah, definitely. So yeah, so my idea that I'll do a job after PhD wasn't really successful क्योंकि मेरे kind of jobs नहीं मिल रहा था. फिर मैंने सोचा कि okay, I have expertise in CMOS technology, तो मैं semiconductor manufacturing company में काम कर सकती हूँ. So the few companies are like TSMC, Global Foundries, Intel, जो कि fab semiconductor companies है. और तो आई थिंक TSMC तो नहीं है इंडिया में, और ग्लोबल फाउंड्रीज का एक ऑफिस शायद है बैंगलोर में, बट आई डोंट, हाँ बैंगलोर में, बट दे डोंट डू फैब वर्क. तो मेरा ऑप्शंस था मतलब बाहर आना. सो लाइक basically why I'm telling this is because a lot of people think कि मतलब आफ्टर PhD the only way out is बाहर जाओ कुछ करो. ऐसा नहीं है. लाइक इन IISc बहुत सारे लोग हैं जो PhD के बाद इंटेल ज्वाइन किया, इंटेल इंडिया, जहाँ पे मतलब डिजाइन का काम होता है एंड ऑल दैट, एंड द सैलरी इज गुड. मतलब वहाँ इट्स कंपेरेबल. जैसे कि यहाँ पे रेंट बहुत ज्यादा है, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, राइट? सो दैट्स व्हाई योर सैलरी इज हायर व्हेन यू कन्वर्ट इट टू इंडियन मनी. लेकिन इफ यू कंपेयर इट टू लिविंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, मतलब रेंट, टैक्सेस एटसेट्रा, तो इट्स काइंड ऑफ इक्वल मनी. मतलब सारे MNC ऐसे ही सैलरीज देते हैं. और फिर मेरे साथ बहुत सारे लोग जो सेंस से PhD कंप्लीट किया था, वो ऐसे लैम या फिर सैंडिस्क ऐसे कंपनीज ज्वाइन किए हैं इंडिया में, बिकॉज दे हैड काइंड ऑफ एन एक्सपर्टीज जो इंडियन ऐसे MNCs में इंडिया में जो काम होता है, they had that expertise. So it's not that you have to come out of India and do a job. ऐसा कुछ नहीं है. If your expertise can align with jobs in India, तो सही है. Because मतलब many people think कि बाहर जाके बहुत पैसा मिलेगा. मतलब ऐसा नहीं है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतना ही है. लाइक जैसे कि मैं so वो रिलेटिवली हाई हो जाता है. एग्जैक्टली. तो अगर if your expertise has jobs in India, do a job in India is my suggestion. क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सेव कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो. and the other thing is like if you have family back home, right, तो तुमको जाना पड़ेगा इंडिया, right? तो it's like, and then you for that trip you are paying कुछ 1 लाख 1.5 लाख रुपए. दैट इज सेविंग्स इन इंडिया. क्योंकि अगर तुम इंडिया में रहोगे, फैमिली के पास रहोगे, सो दैट सो इट्स ऑल रिलेटिव. लाइक दैट्स माय एक्सपीरियंस वर्किंग हियर. कि पैसे, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त थे जो इंडिया में काम करते हैं, आई नो देयर सैलरीज. तो इट्स नॉट दैट इंडिया में सैलरी कम मिलता है. इट्स जस्ट लाइक क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है, तो इट्स नॉर्मलाइज्ड काइंड ऑफ. तो मैंने जॉब्स तो अप्लाई किया इंडिया में, तो मतलब ऐसे कि रिलेटेड जॉब्स, साइंजिन या ऐसा कुछ कंपनीज है जो, एंड 1 और 2 कंपनीज थे, आई थिंक दे वर स्टार्टअप्स. तो मैंने अप्लाई किया, कुछ रिप्लाई नहीं मिला. फिर मैं बाहर अप्लाई करने लगा. तो बाहर आई डोंट नो दैट like they probably think that somebody coming, like hiring somebody from India is like you don't know the person, and then there is a cost associated. Countries में ऐसा भी है कि they have to give a reason कि क्यों they are hiring somebody from outside and not from their own country. तो ऐसे भी है. तो मतलब applying to jobs from India outside and getting it is a probability is probably very low. तो मतलब शायद you have to be like really really great, और मतलब as in like very experienced etc etc. Great as in ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा PhD thesis है. Like you have to need industrial experience. Like if you have worked in say Intel India for 10 years और फिर तुम apply कर रहे हो बाहर, then maybe they will consider. But as a fresher, just after your PhD applying for jobs outside India, I don't think like there are huge chances of getting one unless you have a network or
कुछ भी। Okay. तो फिर मैंने सोचा कि तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर पोस्ट डॉक्स, क्योंकि व्हाट आर द ऑप्शंस, आई कांट सिट एट होम, राइट। तो मैं सोचा कि इफ आई लाइक स्टार्ट डूइंग अ पोस्ट डॉक एंड यू नो स्टार्ट अर्निंग, और फिर आई डेवलप अ नेटवर्क अराउंड दैट सेम टाइम, एंड दैट विल प्रोबेबली हेल्प मी स्विच टू इंडस्ट्री। तो फिर मैं पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया, और मैंने आयरलैंड चूज किया क्योंकि जो जहाँ पे मैंने पोस्ट डॉक किया, टिंडल नेशनल इंस्टीट्यूट इज लाइक एन ISO सर्टिफाइड कंपनी, लाइक तो what Tyndall does is it takes projects from industries, जैसे कि Intel या फिर Facebook या फिर Analog Devices, उनको वो लोग ऐसे प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं कि बट दे डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को शिप करते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी लैब्स है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उनको बोलते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर से दिस बायोसेंसर, कैन यू डेवलप अ प्रोटोटाइप एंड देन वी विल वर्क आउट कि इंडस्ट्री में कैसे इसको शिफ्ट करेंगे। जैसे कि कोई कंपनी कार बनाती है, जैसे फोर्ड अगर कार बनाएगी, फोर्ड कंपनी अगर कार बनाती है, बट ही कांट डेवलप सेम टाइम टायर, सो ही विल बाय अ टायर फ्रॉम MRF और C8 काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। और ये क्या है, जो प्रोजेक्ट्स टिंडल करते हैं ये छोटे प्रोजेक्ट्स है, लाइक मोर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स। तो कंपनीज लाइक एनालॉग, ये लोग सोचते हैं अगर ये प्रोजेक्ट्स हम अपने ऑफिस में करेंगे तो पूरा लैब बनाना पड़ेगा, राइट। तो वो ऐसे सोचते हैं कि अच्छा चलो ये काम इतने फंडिंग कर देते हैं उनको ऐसे प्रोजेक्ट से। So you know Tyndall is that kind of institute जहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस है। टिंडल के लैब्स पे मतलब आयरलैंड में एक्चुअली सारे कंपनीज है, लाइक फेसबुक, गूगल, एप्पल, सारे कंपनीज है, इंटेल, एनालॉग। तो फिर मतलब एंड टिंडल के पास बहुत इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो इसीलिए लाइक व्हेन आई गॉट थ्रू टिंडल तो मुझे लगा कि चलो लाइक इट्स अ गुड थिंग कि आई कैन गेट इंडस्ट्रियल विजिबिलिटी। और मैंने अपने मतलब जो सुपरवाइजर था पोस्ट डॉक का, उसको भी मैंने मतलब पहले से ही बोल दिया था कि यू नो आई वांट टू वर्क ऑन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। और मतलब काफी लोग जो PhD करते हैं वो सोचते हैं कि बहुत नॉबल काम करेंगे, लाइक एज इन लाइक यू नो समथिंग दैट विल ब्रेक बाउंड्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो मैं काफी प्रैक्टिकल थी कि अगर मैं so lot of people actually don't want to do industrial projects क्योंकि उनको लगता है industrial projects में you cannot like do very good science ऐसे कुछ। तो फिर but I was like मुझे चाहिए वो, तो उनको लगा कि अच्छा चलो मतलब this girl wants to do industrial project। तो फिर मुझको एनालॉग डिवाइसेस में प्रोजेक्ट मिला, तो it was like developing a gold based DNA sensor for them, like एक प्रोटोटाइप। तो डिटेल्स नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि it was a commercial project and then actually that kind of was my break into industry क्योंकि मैं analog devices के लोगों के साथ काम कर रही थी and like directly I was presenting my work to them etc. So they kind of told me in the second month project की एक fellowship है SFI industry fellowship. So actually this is like SFI is like जैसे DST है इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस फाउंडेशन आयरलैंड इज काइंड ऑफ द सेम बॉडी फॉर आयरलैंड। So they have, so it's a government scientific body which promotes science in Ireland. तो उनका एक फेलोशिप है called SFI Industry Fellowship. तो they kind of give exposure to people in academia to go work in the industry and see whether they fit there. The process of application is you have to find a company who is willing to host you for 1 year. और सारे जो you know like they give you fellowship plus accommodation, like so it's a good fellowship. तो एनालॉग ने मुझे बोला जस्ट आफ्टर 2 months of working together, उसने बोला कि अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप, तो तब लाइक यू कैन वर्क विद अस फॉर अनदर 1 year और फिर देन वी विल नो वेदर वी आर कंपैटिबल और फिर यू नो you can work with us whatever. तो फिर मैंने वो फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और फिर मुझे मिल भी गया. So it's like you have to write a 2-page proposal on how you will develop a industrial whatever. तो वो मिला and फिर it was like I joined Analog Devices as an SFI industry fellowship.
in 2020 Jan. And then around the same time I got an interview call from Intel as well. तो फिर मैं इंटेल का इंटरव्यू दिया अराउंड एंड ऑफ February और फिर उन लोगों ने मतलब एक हफ्ते में बोला कि लाइक यू गॉट द जॉब एंड फिर इट वाज अ चॉइस बिटवीन कि SFI फेलो रहो फॉर अ ईयर और फिर एनालॉग लाइक विल टेक अ डिसीजन कि लेंगे कि नहीं लेंगे एंड ऑल दैट सो देयर वर अनसर्टेनिटीज और and in Intel it was a permanent position, so you know like my role in analog probably was actually much closer to what I wanted to do क्योंकि वहाँ पे मतलब I was working on biosensing prototypes and I was actually collaborating with other biosensor startups in Europe. So like that role was actually closer to my heart, but क्योंकि वीजा का इश्यूज रहता है and all that, तो इसीलिए मैंने मतलब Intel is kind of my dream company, सबका रहता है, but the role in analog was actually much closer to what I was looking for. But ठीक है, तो like due to visa issues, क्योंकि so when you are an Indian in a different country with an Indian passport, तो तुमको वो सारे मतलब logistics के बारे में भी सोचना पड़ता है कि कैसे proceed करोगे ना. So it was easier to have a permanent position, so I joined Intel in June. So, अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि आपने एकेडमिक में इतना सारा काम किया, उसके बाद एट द लास्ट आपने एकेडमिक से शिफ्ट होकर के इंडस्ट्रीज में चले गए, तो उसके पीछे क्या रीज़न था? तो क्या आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और आपका क्या रीज़न था कि आपने एकेडमिक छोड़ा और इंडस्ट्री ज्वाइन किया? तो एक्चुअली मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि PhD इस कारण करेंगे, तो different people have different reasons to do PhD. तो मेरी रीजन था कि मुझे एक टेक्नोलॉजी पेटेंट करना है और उसको लेकर, क्योंकि IISc में मतलब यू कैन इंक्यूबेट योर ओन कंपनी, ये सारे फैसिलिटी भी है. तो मेरा वो आइडिया था कि आई डेवलप अ टेक्नोलॉजी और फिर थ्रू IISc आई कैन हैव माय ओन स्टार्टअप एक्सेट्रा. बट मतलब PhD में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होता है, यू थिंक कि ये होगा पर वो नहीं होता है. एंड ओवर द इयर्स मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जो मेरा बिगिनिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट था इन PhD वो चेंज होते गया लाइक अकॉर्डिंग टू क्या कर रही थी मैं लैब में एक्सेट्रा. तो फिर मतलब मैंने कभी ऐसे सोच के ज्वाइन ही नहीं किया था कि एकेडमिया में रहना है. मेरा आइडिया हमेशा था कि इंडस्ट्री में जाना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. क्योंकि मतलब आई डोंट नो बट आई डोंट थिंक आई मेक अ ग्रेट टीचर या तो मेरा कोई था ही नहीं इंटरेस्ट. एंड द सेकंड रीजन इज दैट मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत स्कोप है कि academia में कि you can align with the industry, और I think industry needs academia and academia needs industry, क्योंकि हमें मतलब real life में there are so many problems to solve, right? और फिर in academia we have the funds कि हम problems पे काम कर, मतलब ऐसा है कि say suppose you joined PhD, right? You have a problem to solve, और तुम 5 साल वो कर रहे हो, ठीक है, तो वी हैव दैट टाइम. और इंडस्ट्री में वो टाइम नहीं है क्योंकि दे हैव टू वर्क ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. तो एकेडेमिया में है कि यू कैन वर्क ऑन प्रॉब्लम्स व्हिच माइट occur 5 years down the line, right? वो प्रिविलेज है एकेडेमिया में. बट इंडस्ट्री में हमेशा है कि मतलब यू हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हिच इज रेलेवेंट राइट नाउ. तो आई थिंक लाइक एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री मतलब अलग एंटिटीज. लोग सोचते हैं ऐसे कि एकेडेमिया अलग है, इंडस्ट्री अलग है, बट मुझे लगता है कि दोनों अगर साथ में काम करेगा एंड पीपल काइंड ऑफ फॉरगेट द डिफरेंसेस, तो ज्यादा बेहतर रहेगा. एंड काफी लोगों को मैंने बोलते हुए मतलब दे काइंड ऑफ से कि इंडस्ट्री में
प्रॉब्लम्स मोनोटोनस है एटसेट्रा एटसेट्रा। Yeah. तो मतलब ऐसे बोलते हैं एकेडेमिया के लोग, और काफी मेरे दोस्त जो अभी मतलब पोस्ट डॉक कर रहे हैं या फिर एकेडेमिया में हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम तो बोरिंग है एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। तो Yeah. मतलब काफी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि एकेडेमिया में लोग बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इंडस्ट्री में नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो और एक जो मैं सुनती हूँ, लोग बोलते हैं कि आफ्टर दे डू अ पीएचडी दे आर ऑलवेज लाइक मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल्स चाहिए। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं क्योंकि उस वर्ड में रिसर्च है, डेवलपमेंट है, तो Okay. लोगों को लगता है कि क्योंकि मैं पीएचडी बैकग्राउंड है मेरी, तो वही रोल चाहिए मुझे और कुछ नहीं Okay. करना है। मतलब एज लाइक ओनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोल्स इन इंडस्ट्री। बट इंडस्ट्री में यू नो इट्स काफी फ्लेक्सिबल है। ऐसा कुछ मतलब your title might be research and development, but you might be doing much less research than me, Okay. जिनका टाइटल में कोई रिसर्च ही नहीं है। तो Mhm. यू नो डोंट गो बाय द टाइटल्स। मतलब ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ भी रोल हो सकता है, लाइक Yeah. so even in your role which does not have a research and development title, industry में you can do research, और problems are problems, ऐसे कुछ boring ऐसा कुछ नहीं है। and अभी जो फिलहाल मैं देख रही हूँ बड़े कंपनीज में लाइक एनालॉग, इंटेल जिसमें मैंने काम किया, कि दे आर वर्किंग विथ एकेडेमिया ताकि यू नो जो भी से, क्योंकि पीएचडी में यू हैव 5 years, यू हैव दैट टाइम, तो तुम वो प्रॉब्लम पे काम कर पाओगे। सो दे आर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विथ एकेडेमिया ताकि यू नो दिस गैप कैन बी ब्रिज्ड। तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड ऐसे एकेडेमिया और इंडस्ट्री ट्रांजिशन ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आई फील दैट यू नो गोइंग अहेड people will work on problems that are realistic। मतलब तो मेरा ये है कि मेरा जो पीएचडी का प्रॉब्लम था, इफ इट वाज मोर इंडस्ट्री ओरिएंटेड, तो वो जो मैंने काम किया 5-6 साल, दैट कुड हैव बीन वेरी रेलिवेंट इन इंडस्ट्री, और कोई एक बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता वो 5 साल में। तो आई थिंक लाइक यू नो people should work more closely with industry, and industry shouldn't distinguish कि academia है industry है। मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए kind of। और अभी के पैंडेमिक सिचुएशन में बेसिकली हम लोग देखें तो इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट जितने भी एकेडमिया हैं सब एक साथ काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो सब रिसर्च कर रहे हैं और इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। सो एग्जैक्टली या एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली हेल्प किया है एकेडमिक को, मतलब इंडस्ट्री को यू नो ये सारे फैसिलिटीज देने के लिए। तो आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। और पहले क्या होता था कि जो लोग द नंबर ऑफ पीएचडीज यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल, है ना, मतलब कि मुझे प्रोफेसर बनना है तो मैं पीएचडी कर रही हूँ। बट अभी मतलब इफ यू सी द नंबर ऑफ पीएचडी ग्रेजुएट्स हैज इंक्रीज्ड लीप्स एंड बाउंड्स, लेकिन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स अकॉर्डिंग टू दैट हैजंट इंक्रीज। तो मतलब जो लोग पीएचडी ग्रेजुएट हो रहे हैं से पहले 100% यूज्ड टू गेट अब्सॉर्ब्ड इन एकेडेमिया, राइट? लेकिन अभी क्योंकि ग्रेजुएट्स के नंबर बढ़ रहे हैं और इंस्टीट्यूट के नंबर सेम है, तो नॉट एवरीबडी कैन गो इनटू एकेडेमिया, राइट? तो अभी लाइक द पीएचडी ग्रेजुएट्स हैव टू फाइंड एवेन्यूज। और एक जो बात यहाँ पे मुझे बोलना है कि तो अभी जो इंडस्ट्री है दे आर नॉट रियली सूटेड टू टेक पीएचडीज, क्योंकि ऐसा कल्चर नहीं था पहले, क्योंकि जो लोग पीएचडी करते थे वो एकेडेमिया में ही रहते थे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो पीएचडी करते हैं वो लोग हमें मतलब 5 साल पढ़ते ही रहते हैं, लाइक दे सी इट एज अ मास्टर्स या बैचलर्स, जहाँ पे लोग थियोरेटिकल ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल कम करते हैं काइंड ऑफ। बट इफ यू सी पीएचडी इज कम्प्लीटली मतलब एक्सपेरिमेंटल। मेरे फील्ड में तो लाइक आई entire 6 years was experiments, और जो लोग theoretical चीजों में काम करते हैं वो लोग सॉफ्टवेयर सीखते हैं। सो इट्स काइंड लाइक पीएचडी इज लोगों मतलब इंडस्ट्री के लोगों को ना आइडिया नहीं है कि व्हाट पीएचडी पर्टेन्स। तो 10 साल बाद ऑब्वियसली दे विल हैव एन आइडिया, बट राइट नाउ इंडस्ट्री में पीएचडी
को लेकर बहुत गलत फहमियां हैं एंड ऑल दैट. सो मे बी इफ यू जॉइन इंडस्ट्री पीएचडी के बाद you may or may not get the amount of, matlab you might get the same money as what you would have got after masters. मतलब ऐसे हो सकता है, but the thing is that within 2 years, because of what your PhD has taught you, you will progress much faster. तो काफी लोगों को ये लगता है कि PhD के बाद मुझे जो जॉब मिलेगा that will pay more than a master's, but ऐसा नहीं होता है, क्योंकि you know the industry is right now, अभी 2020 में industry is still not what do I say, still doesn't have the culture of taking PhDs. क्योंकि पहले PhDs नहीं जाते थे इंडस्ट्री में, बट अभी you know things are changing, और 10 years down the line ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा शायद, but right now it still exists. But I think like अगर तुमको इंडस्ट्री में जाना है तुम जाओ, and like I am sure कि with the knowledge that you have acquired during your PhD, you will move much faster than a bachelor's or master's के, but your starting salary might be the same as theirs. Okay. तो मतलब उससे you know don't get set और ऐसे कुछ मतलब. Okay. So फ्यूचर में इंडस्ट्रीज ज्यादा PhD को हायर करने की सोचेगी, I guess. I think so क्योंकि क्योंकि उन लोगों को भी ये मतलब देखने को मिल रहा है कि like when they hire a PhD they get more out of that person, क्योंकि जो बंदा PhD करके जा रहा है राइट, they are working in labs, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब 5 साल ऐसे ही बैठा नहीं था राइट, तो obviously the knowledge they have acquired वो काफी मतलब relevant भी है सब. And 5 साल में when you're doing a PhD you get into the habit of you know solving your own problems, कि problem को कैसे design करना है, because we design our own experiments and like so we become independent in thought. तो वो exactly, तो वो जो develop होता है PhD में वो शायद bachelor's या masters में नहीं होता है, क्योंकि तुमको वो time नहीं मिलता, क्योंकि बैचलर्स है 3 साल का जब तुम काफी यंग रहते हो, एंड देन इट्स अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, तुमको वही सीखने को मिलेगा जो तुमको सिखाएंगे लोग, मतलब योर कोर्स. और फिर मास्टर्स में भी 2 साल तो हो गया, तो तुमको टाइम नहीं मिलता उतना. बट PhD में सिंस इट्स अ 5-year थिंग, तो यू नो यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. और काफी लोग मतलब मोस्ट PhDs काफी टाइम भी देता है सब्जेक्ट को, है ना, क्योंकि यू नो दे आर रीडिंग पेपर्स, दे आर सो ये सारे जो गुड हैबिट्स लोग डेवलप करते हैं 5 साल में. सो द हायरिंग मैनेजर्स काइंड ऑफ सी कि PhD दे डू आउट परफॉर्म बैचलर्स एंड मास्टर्स. तो गोइंग डाउन द लाइन लोगों को लगेगा अरे PhD से ज्यादा मिल रहे हैं तो ज्यादा PhD लेंगे, लाइक नेचुरल. सो आप आयरलैंड में 2 साल से रह रहे हैं, सो बीइंग ए इंडियन क्या कोई प्रॉब्लम होती है आयरलैंड में रहने में? आप बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या कोई फूड प्रॉब्लम होती है खाने पीने को लेकर के, या फिर क्या गुड थिंग्स और बैड थिंग्स है कंपेयर टू इंडिया आयरलैंड में? मतलब मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, तो मैं सब कुछ खाती हूँ और मतलब सबसे बात कर लेती हूँ, तो मुझे उस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ कि खाने का या बट ये है कि इंडिया में लाइक यू नो यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब सारे जो तुम बनाए, तो अभी मैं 32 years की हूँ, तो मैं जब इंडिया लीव किया तो आई वाज 30 राइट, तो 30 years जो फ्रेंड्स बनाए, जो लाइफ था, लाइक यू नो यू हैव टू रीबिल्ड इट कम्प्लीटली हियर. और वो है कि मतलब अगर मैं 5 साल when I was 5 years old अगर मैं आ जाती तो maybe it would have been different, but 30 years में you have your own likings, तो और you know you are more attached to your culture. तो मुझे ये लगता है कि I like मतलब I miss that kind of thing कि अच्छा मतलब आज अच्छा नहीं लगता है तो इस दोस्त के घर चले जाओ kind of you know. तो यहाँ पे उतना नहीं होता है. एक तो है कि मैं यहाँ पे आई लाइक एज अ पोस्ट डॉक, और फिर दोस्त बनाने का उतना मौका भी नहीं है क्योंकि कोर्स साथ में नहीं कर रहे हो. पोस्ट डॉक इज लाइक अ जॉब जो तुम कर रहे हो. और फिर इंटेल का जो वर्क कल्चर है वो काफी सही है, लाइक यू नो योर कोलीग्स आर लाइक योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. बट ये कोरोना वायरस के कारण से लाइक आई हैवंट मेट माय कोलीग्स, लाइक
So the opportunity to make friends, build a culture, वो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो रहा है अभी कोरोना वायरस के कारण से. बट फूड का तो कोई मतलब यू गेट इंडियन फूड हियर, और मैं उतना पर्टिकुलर भी नहीं हूँ. काफी लोग बहुत पर्टिकुलर है कि यही घी चाहिए, यही चीज चाहिए करके, बट आई एम नॉट सो पर्टिकुलर. तो फूड का कुछ नहीं होता है, बट वो है कि दैट फ्रेंड सर्कल जो 30 साल से बने हुए हैं, एंड फैमिली को ऑब्वियसली मिस करते हैं. एंड अभी है कि कोरोना वायरस के टाइम मतलब मैं जा भी मतलब आई हैवंट बीन टू इंडिया अभी 1 साल से ज्यादा हो गए. तो इट्स लाइक कि पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो आई वोंट बी देयर, तो वो ऐसा है. So the difficulties are probably वही कि rebuilding the entire thing. Or the good thing is in Ireland कि the country is very beautiful. तो मतलब I love nature, तो वो तो यहाँ पे भरे मिलते हैं, मतलब the mountains and the lakes. Like Ireland is a very pretty country. तो so I have lots of places to travel. और जो इंडिया का मैं मिस करती हूँ वो है मतलब मैं हर साल हिमालय जाती थी, एंड आई यूज्ड टू डू लाइक अ प्रॉपर ट्रैक फॉर 10-12 days हिमालयस में. तो वो काफी मिस करती हूँ, लाइक द चैलेंज ऑफ क्लाइंबिंग दोस माउंटेन्स. यहाँ पे मतलब उतना चैलेंजिंग नहीं रहता है, तो वो मिस करती हूँ. ओके, सो बैंगलोर के आसपास भी हिल्स हैं, तो कभी आपने ट्रैक में गए थे? कुंती बेटा वगैरह ऐसा कुछ है ऐसा? अरे वह तो मतलब हर कोना पहुंच गई थी शायद. मतलब कुछ बचा नहीं था एट द एंड ऑफ 6 years इन बैंगलोर में. तो हर वीकेंड जाती थी ट्रैक पे. बैंगलोर में भी 10 जन इकट्ठे हो जाते थे ट्रैक के लिए. तो दैट काइंड ऑफ वो मिस करती हूँ. यहाँ पे जैसे 2-3 जाएंगे, और फिर मैं एक ग्रुप के साथ भी गई हूँ. बट द थिंग इज जैसे इंडिया में लाइक वी हैव आवर कल्चर कि हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं. बट यहाँ पे ये है कि द काइंड ऑफ जोक्स दे क्रैक, तो वो शायद मतलब अगर मैं आयरलैंड में रहती एंड मतलब वो तो जोक्स भी थोड़ा सा अलग है एंड ऑल दैट. तो क्योंकि ऑब्वियसली अपब्रिंगिंग अलग है, तो हाँ वो मतलब सारे दोस्त मिलके जा रहे हैं टाइप के वो सारे. सो डॉक्टर निवेदिता, आपने 8 year एकेडमिक को दिया, और मैं हमेशा पीएचडी को टेस्ट मैच 5 day टेस्ट मैच से कंपेयर करता हूँ. हम तो 5 days क्रिकेट मैच की तरह होता है, 5 year का होता है पीएचडी. सो यू हैव टू हैव टेम्परामेंट, यू हैव टू हैव पेशेंस टू डूइंग द पीएचडी. सो जो पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, जो हायर स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, सो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे पीएचडी को टैकल करें और फिर उससे आगे निकले? हाँ, तो लाइक यू मेंशन कि इट्स अ टेस्ट मैच, राइट? सो टेक इट स्लो. मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं कि आज ही कर देंगे सब कुछ. तो वैसे नहीं होता है. एंड देन तुम प्लान करते हो कि ये करेंगे 1 2 3, ठीक है. तो जब तुम 1 कर रहे हो तो तुमको लगेगा मतलब ऐसे हो सकता है कि यू हैव टू गो बैक टू 0, क्योंकि जो तुमने प्लान किया था फॉर 1 इट हैज फेल्ड करके. सो देन यू हैव टू रीडू द एंटायर स्ट्रक्चर. तो पीएचडी में ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे ही, बट if you see it as कि this is part of the learning, तो it will be easier to tap कि नहीं. मतलब काफी लोग ऐसे डिजेक्टेड हो जाते हैं कि मैंने 1 2 3 प्लान किया, मैंने सोचा कि ये हो जाएगा. तो so when you are planning, keep that in mind कि ये फेल भी हो सकता है. So when it happens, then you can tackle it easier. और मुझे लगता है कि at the end of the PhD, towards the end of the PhD, you kind of should know कि तुमको क्या करना है. मतलब I am not saying like figure it out completely, but एक आइडिया, जैसे कि मेरे को था कि मुझे एकेडेमिया में नहीं जाना है. मतलब I won't go down the line of interviewing for positions of professors. मुझे वो था. तो ऐसे ही मतलब just have an idea कि तुमको इंडस्ट्री में जाना है या एकेडेमिया में जाना है या कंटेंट राइटर बनना है, मेडिकल राइटर, जो भी है. like just have an idea, क्योंकि like we are not मतलब जब हम at the end of the PhD होते हैं तो it's like it's a final degree, क्योंकि that's the highest degree achievable. इसके बाद हम student नहीं रहेंगे, right? तो so you kind of have that rough
idea in your head at the end of the PhD. Beginning में नहीं, क्योंकि you know over the time things change PhD में. तो sometimes like you come with an idea कि मुझे academia में जाना है, और फिर at the end of the PhD तुमको लगेगा कि अच्छा मेरा जो skill set है it actually matches with the industry. या फिर opposite, लोग ऐसे आते हैं कि मुझे industry में ही जाना है, but then they fall in love with you know the teaching process, the researching process, तो वो academia में रह जाते हैं. तो you know just form an idea at the end of the PhD so that you know you have a more clearer idea. और मुझे लगता है कि PhD break it up into smaller phases, जैसे कि first 2 years, next 2 years and final year. So then it won't look like 5 years. It will just look like 2 years, 2 years, 1 year. So that's another tricks कि ताकि you don't get exhausted. और एक जो most important tip है मुझे लगता है, and काफी लोग नहीं practice करते हैं, वो है कि have a hobby. जैसे कि तुम ये channel बनाए and you know you're interacting with people, and so this is kind of your other thing, right? मतलब तुम जब lab से bore हो जाते हो या कुछ, so you do this and you enjoy this. So develop something that you enjoy. मेरे लिए वो hiking, running, मतलब ये सब था. So ये बहुत important है, हमेशा lab में रहना और हमेशा PhD के बारे में सोचना. People get exhausted. और फिर क्या होता है कि they don't like it anymore, क्योंकि तुम सारे टाइम वही सोच रहे हो. And I have seen this, ISC में तो ये बहुत होता है कि लोग हमेशा पेपर, जर्नल और ये प्रोफेसर वो प्रोफेसर हमेशा यही बात करते रहते हैं. तो like that is exhausting. So I think you should develop a hobby या फिर something that you like, and it's very important. So Dr. Nivedita, I really thankful that you came to my channel and आपने बहुत सारे टिप्स दिया. आपने बताया कि कैसे एकेडमिया से हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्टडीज़ में PhD टैकल करने के लिए. आपने बहुत सारे अच्छे टिप्स बताए. आपका एक्सपीरियंस आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा है. तो मुझे विश्वास है कि जितने भी हमें देख रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं, जो हायर स्टडी कर रहे हैं, वो इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे उनको फ्यूचर के लिए. तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई रियली अप्रिशिएट यू एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर. I am thankful to you for giving this platform. और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो. Like you know, thank you. Like it's a great way for younger people और जो अभी PhD कर रहे हैं या फिर जो सोच रहे हैं PhD के बारे में. क्योंकि मैं जब PhD करना चालू किया तो मतलब ऐसा नहीं है कि there weren't tips on the internet, और फिर but there are a lot of people कि जो लोगों को लगता है कि मतलब क्यों कर रहे हैं PhD, and you know it's kind of confusing. तो मुझे लगता है ये चैनल मतलब हेल्प करेगा लोगों को जो. Definitely, and that was my motive to open this channel. Very good. बहुत अच्छे काम कर रहे हो तुम. So अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो डॉक्टर निवेदिता को उनकी लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं. मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. Posting about you know all this stuff. तो I think जो भी मुझे फॉलो करेगा लिंक्डइन में they will probably like you know get a lot of stuff कि PhD के पहले क्या होता है and PhD के बाद क्या होता है. हाँ, तो आप वो चीज फेस कर रहे हो तो आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं. Exactly. तो दोस्तों ये थे डॉक्टर निवेदिता बासु, और ज्ञानबाजी फैमिली की तरफ से उनको उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही इंडिया का नाम वो फॉरेन में रोशन करते रहें. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा. तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं डॉक्टर संजय घोष, जो कि कैलिफोर्निया USA में पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे डॉक्टर निवेदिता तक गाइड किया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर निवेदिता को ला पाया. थैंक यू संजय दा. तो दोस्तों आज की ज्ञानबाजी में बस इतना ही, और हम मिलेंगे किसी और नए इंस्पायरिंग मोटिवेशनल नॉलेजेबल वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.